पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था कैपेसिटर्स का, ठीक है ना। उस पर बेश कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ लिया था पूरा, और पिछले लेक्चर में जस्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है। और जब किसी चार्ज कैपेसिटर को किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, या एक ऐसे चार्ज कैपेसिटेंस को एक ऐसे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं जिसकी चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है, तो जब उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चार्ज कैपेसिटर एक अनचार्ज कैपेसिटर, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, एक कैपेसिटर से दूसरे की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। टोटल एनर्जी फिर देखेंगे, क्लियर है। तो कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। नोट करिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, क्लियर है। नोट कर लीजिए, चलिए सब समझिए, पहले समझिए क्या हो रहा है, लिख लीजिए पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। चलिए देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बाल्टी है, मैंने बाल्टी का एग्जांपल लेता है, कैपेसिटर को बाल्टी से कंपेरिजन करा रहे हैं, तो अगर बाल्टी में पानी है या नहीं है, पर बाल्टी तो है, सिमिलरली कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है या नहीं है, कैपेसिटर तो रहेगा। हम क्या मानते हैं, इनिशियली मानते हैं कि कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ये है, इसकी एक प्लेट ये है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, इनके बीच का सेपरेशन D है और इनका एरिया A है। प्लेट का एरिया A है, इनके बीच की सेपरेशन D है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। इनिशियली क्या है, इनिशियली Q कितना है, 0 है, दैट इज एनर्जी क्या है, 0 है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी 0 है, दिख रहा है। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मैंने बताया था एक फार्मूला, आपको याद होगा, बताया था कि C इजकल टू Q अपॉन V, दैट इज द Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये बताया था ना कि जो C इजकल टू Q अपॉन V होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट होता है, क्लियर। अच्छा, चार्ज के ट्रांसफर में आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक क्लियर। इनिशियली क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, अब कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। चार्ज करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, चार्ज को हम लोग लेके आते हैं निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्या करते हैं, चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज को स्टोर करना है तो बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये निगेटिव प्लेट हो गई, क्लियर है, समझ में आया। निगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो चार्ज को क्या करते हैं हम, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर आते हैं। और उस चार्ज को लाते वक्त, उस चार्ज को हमको लाना क्या है, हमको लाना है इस पर प्लस Q लाना है और इस पर माइनस Q लाना है। यही तो काम करना है हमको कैपेसिटर में, इस पर प्लस Q लाना है, इस पर माइनस Q लाना है। तो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहां तक लिखिए, समझिए। अभी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूं आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है। चलिए, तो हमारा पर्पज क्या है, हमारा एम है इस चार्ज पे, इस प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज Q लाना है, कैपिटल Q, और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q चार्ज लाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्लेट से चार्ज को तोड़ के पॉजिटिव प्लेट पे लेके आएंगे, धीरे धीरे चार्ज को तोड़ के पॉजिटिव प्लेट पे लाएंगे। तो हमने चार्ज को क्या किया, इनफाइनाइट छोटे छोटे चार्ज में तोड़ दिया। हमने क्या किया, छोटे छोटे चार्ज में जोड़ दिया, और छोटे चार्ज को हमने क्या माना है, DQ माना है, DQ, क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट फिगर था, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, केवल समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं फिगर थर्ड पे आता हूं,
ठीक है, फिगर थर्ड पे आता हूँ। तो फिर वही कैपेसिटर है, फिर वही कैपेसिटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट से और इस प्लेट पे DQ चार्ज को लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? DQ चार्ज को लेके आ रहे हैं। इस प्लेट से इस प्लेट पे DQ चार्ज को लेके आ रहे हैं, दिख रहा होगा, क्लियर है? अच्छा, चार्ज को लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, एक ऐसा टाइम आया कि इस पर +Q चार्ज आ गया और इस पर -Q चार्ज आ गया। समझ में आया? इस पर +Q चार्ज आ गया और इस पर -Q चार्ज आ गया, और जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट इज V डैश। एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट इज V डैश। क्लियर है? बात समझ में आई? इस चार्ज को स्टोर होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट इज V डैश। क्लियर है? तो इस छोटे से चार्ज को लाने में क्या हुआ, काम करना पड़ा हमको। क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई, जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। यानी इस चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को लाने में एक छोटे से चार्ज को जो काम करना पड़ रहा है, वही काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होता है, वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं ये कहता हूं कि इस छोटे से चार्ज को लाने में DW वर्क करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा? DW वर्क करना पड़ा। इस छोटे से चार्ज को लाने में हमको DW वर्क करना पड़ा, DQ चार्ज को लाने में DQ वर्क करना पड़ा। समझ में आया? और आपको पता है V = क्या होता है? V = W/Q होता है। ये तो शुरू में ही मैंने बताया था। तो W = क्या हो जाएगा? W = हो जाएगा VQ। समझ में आया? तो इस चार्ज को लाने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरेट हो गया है? V डैश। और कौन सा चार्ज लाए हैं? DQ लाए हैं। समझ में आया? तो इस छोटे से चार्ज को लाने में हमको क्या करना पड़ा है? छोटा वर्क करना पड़ा है, DW वर्क करना पड़ा है। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आया? नोट करिए, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तो टोटल वर्क निकालते हैं। हैंड्स टोटल वर्क, और यही वर्क जो टोटल वर्क होगा वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल वर्क जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? और अच्छा, चार्ज क्या था? इनिशियली चार्ज कितना था? 0 था। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? पॉजिटिव प्लेट +Q हो जाएगा। यानी हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से Q, 0 से Q। क्लियर है? तो इस DW का टोटल वर्क क्या होगा? W। क्लियर है? अच्छा, और ये 0 से Q हो गया। अच्छा, V को अब हम क्या करेंगे? V को C के फॉर्म में लिखेंगे। तो V = क्या हो सकता है? Q/C हो सकता है। V = Q/C हो सकता है। ठीक है? तो V डैश है तो मैं Q डैश मान लूं, Q डैश/C। ठीक है? तो इस V डैश को मैं क्या लिख दूं? Q डैश/C × DQ लिख सकता हूं मैं। V = Q/C। C हमारा कैपेसिटेंस है। इस फिर से मैंने बताया था शुरू में ही कि बाल्टी में पानी हो या ना हो, कैपेसिटर तो रहेगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। ठीक है? और इनिशियल वर्क करने में कितना चार्ज स्टोर हो गया है? Q डैश चार्ज स्टोर हो गया है। क्लियर है? Q डैश से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लिया यहाँ पे Q डैश चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ पे -Q डैश चार्ज स्टोर हो गया। अब क्लियर है? Q और स्मॉल Q में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे +Q डैश चार्ज स्टोर हो गया, -DQ लाते गए। फाइनल कितना है? फाइनल तो ये है, फाइनली ये है, ये हमारा फाइनल कंडीशन है। क्लियर है? अच्छा, समझ में आया यहाँ तक? तो अब W = मैं क्या कर रहा हूँ? 1/C को बाहर कर ले रहा हूँ, और 0 से Q डैश को मैं क्या करूँगा? DQ से इंटीग्रेट कर दूंगा। DQ से क्या करूँगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा सिंबल में आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ Q डैश है, DQ डैश है, हो सकता है। चलिए, अब हमको क्या करना है? सही बेटर ये रहेगा कि हम Q डैश ही लेते हैं, स्मॉल Q ले लेते हैं, यहाँ पे -Q ले लेते हैं, और यहाँ पे Q डैश की जगह पर स्मॉल Q ले लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन है? क्लियर है? Q DQ क्लियर? क्लियर है? ठीक। अच्छा, और यहाँ पे DQ डैश मान लो, यहाँ भी DQ डैश मान लो, क्लियर रहेगा, वो सही रहेगा।
कि स्मॉल क्यू मान लिया जाए, स्मॉल क्यू मान लो इसको, इंटीग्रेशन में आसानी रहेगी। बस सिंबल का है अपना, कंफ्यूज नहीं होनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। डी क्यू चार्ज लेके आए, स्मॉल डी क्यू वाला, ताकि इंटीग्रेशन में आसान रहे बस, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इनिशियली क्या था, कोई चार्ज नहीं था, फिर हमने क्या, हमको फाइनल चार्ज लाना है, प्लस क्यू से पॉजिटिव प्लेट पे और नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू लाना है। हम क्या करेंगे, चार्ज को छोटे 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 पार्ट में तोड़ लेंगे, डी क्यू चार्ज लाएंगे, डी क्यू इसमें स्मॉल वाला लाया, ठीक है। हम चार्ज लाते गए लाते गए लाते गए, प्लस क्यू इस पर हो गया, माइनस क्यू इस पर हो गया। थोड़ा सा मैं सिंबल कैसे चेंज किया हूँ ताकि इंटीग्रेशन में आसानी रहे, ठीक है। तो हमने डी क्यू चार्ज लाया, प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया, टाइम पर ऐसा आया, ठीक है। फाइनली नहीं, बीच में प्लस क्यू और माइनस क्यू इस पर आ गया। तो इस छोटे से वर्क डी क्यू को चार्ज लाने में हमको क्या करना पड़ा, डी क्यू वर्क करना पड़ा। डी क्यू वर्क चार्ज को लाने में डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। हम इनिशियली चार्ज कितना था, 0 था, फाइनल चार्ज कितना है, प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू, ठीक है। जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था वी डैश, तो वी डैश इंटू डी क्यू, ठीक है। वी डैश की जगह हमने क्यू अपान सी रख दिया, क्यू अपान स्मॉल क्यू अपान सी रख दिया, क्लियर है। तो 1 अपान सी को बाहर कर लिया, क्यू डी क्यू हो गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इस क्यू का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 अपान सी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 210 से क्यू। यहां तक क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपान सी, क्यू का क्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैंने केवल सिंबल चेंज किया, डी क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, क्यू स्क्वायर बाई 2, तब डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी, वैल्यू रख लो, अपर लिमिट रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक क्लियर। तो डब्ल्यू क्या आ गया, फाइनली डब्ल्यू आ गया हाफ सी क्यू स्क्वायर। दिस इज द potential energy stored in the capacitor. This is the formula of energy of a capacitor. Energy of a capacitor, यही वर्क जो होता है, यही वर्क होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नोट कर लीजिए, अब नोट करिए, यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 2C, समझ में आया। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए अब देखिए, ठीक है। तो हमारी एनर्जी फाइनली क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हुआ, वो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, यही आया ना। अच्छा, हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो Q की जगह पर मैंने रख दिया CV का स्क्वायर, समझ में आया। Q की जगह पर CV रख दिया, CV का स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, क्लियर है। एक C से ये C कट गया, तो क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है इन द फॉर्म एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, उसका एक और फार्मूला आया, हाफ CV स्क्वायर, समझ में आया, हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द मेन फार्मूला। ये भी फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है, सब फार्मूला सही है, दोनों फार्मूले सही हैं। आपको जो याद हो सके, आपके लिए जो सुटेबल हो वो उसको याद कर लीजिए, क्लियर है। समझ में आ रहा है, नोट करिए। क्लियर है, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा चलिए, तो ये हमारा होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, क्लियर है, समझ में आया। इस फॉर्म में फार्मूला स्टोर होता है। तो चलिए, क्लियर हुआ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। अब हेडिंग डालिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। नोट करिए। देखो जल्दी समझिए, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर होती है वो एनर्जी डेंसिटी होती है। मतलब द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एज वी नो, डेरिवेशन समझते हैं। एज वी नो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अच्छा, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इजकल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ये आपको पता है। और वी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है? वी इक्वल टू ई डी। डी मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है ना। ये कहाँ से आया? आप देखिए, आया यहाँ से। E इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता था, याद आ रहा है? E इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता था। और माइनस डी वी अपॉन डी आर को स्केलर फॉर्म में मैं V इक्वल टू ई डी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड V इक्वल टू ई डी लिख सकता हूँ। अब यही वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे, तो देखिए U हो जाएगा हाफ C की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ तक क्लियर है? ये एक आ गया। और V की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? E और D का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी हो गया। क्लियर है? अच्छा, एक डी से ये डी कट गया तो हमारा क्या बन गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक ए बच गया और एक डी बच गया। ऐसा लिख सकता हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है? ए एरिया है और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, ठीक है। और एरिया और डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो आगे देखिए, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, और यही एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी। जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो एनर्जी डेंसिटी है, और इसको स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं, स्मॉल यू से। क्लियर है? कैपिटल यू, ये हमारी हो गई एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? दोनों डेरिवेशन क्लियर है? दोनों डेरिवेशन क्लियर हैं? पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो कैपेसिटर होंगे, एक चार्ज होगा एक अनचार्ज होगा, या हो सकता है कि दोनों का चार्ज का डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है ना, एक में अलग चार्ज होगा एक में अलग चार्ज होगा। तो जब दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आपको मैंने क्वेश्चन कराया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि दो वो लिए थे, स्फीयर लिए थे, अब दोनों पर चार्ज अलग अलग था, चार्ज डेंसिटी थी। अब दोनों को हमने आपस में एक वायर से कनेक्ट कराया था, तो क्या हुआ था कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ था। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैंने ये बताया था कि किसका कहाँ से कहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा, तो हमेशा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ स्टोर होगा, सॉरी ट्रांसफर होगा। क्लियर है? दैट इज जब दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक, जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं, सेम पोटेंशियल पे, चार्ज वगैरह नहीं, सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए एक का चार्ज, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि हम लोग हेडिंग डालिए कि लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो होता क्या है कि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी में भी कुछ चेंजेज आएगा, तो एनर्जी में क्या होती है, लॉस होता है, ठीक है ना। एक एनर्जी अपनी खो के दूसरे कैपेसिटर को देगी, तो एनर्जी में कितना लॉस हो गया, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी कितनी थी, कितना लॉस हो गया, ये सब लोग देखेंगे। क्लियर है? लॉस का मतलब ये नहीं कि एनर्जी खत्म हो गई। आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होती है, खत्म नहीं होती है। यानी एक कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी कितनी लॉस कर दी और दूसरे को दे दी, ये बात हो रही है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो हेडिंग डालिए लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। हमारा एम समझ में आ गया? हमारा एम क्या है, हमारा एम ये रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, हमारा एम ये रहेगा कि हम दो कैपेसिटर लेंगे जिनकी वोल्टेज अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग होगा। फिर जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जिस पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसके बाद चार्ज क्या क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। और ये देखेंगे कि एक जो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा वाला चार्ज था वो कम वाले कैपेसिटर को कितनी एनर्जी अपने दे दिया। तो जो ज़्यादा कैपेसिटर जिस पर ज़्यादा चार्ज था, जिस पर ज़्यादा एनर्जी थी, वो अपनी कितनी एनर्जी को लॉस कर दिया जो दूसरे को दे दिया। क्लियर है? यही हमारा एम रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं मानता हूँ, अब ध्यान समझ लीजिए, पहले बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है C1 जिसको हमने V1 पोटेंशियल दिया, तो जिसकी वजह से उस पर चार्ज कितना स्टोर हो गया, Q1। ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया C1 जिसको V1 सप्लाई अप्लाई किया, V1 सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया, V1 वोल्टेज दिया, जिसकी वजह से Q1 चार्ज स्टोर हो गया। समझ में आया? एक दूसरा कैपेसिटर लिया, एक दूसरा कैपेसिटर लिया जिसकी वैल्यू है C2, इस पर हमने V2 सप्लाई दिया, जिसकी वजह से उस पर चार्ज हो गया स्टोर Q2। उस पर चार्ज कितना स्टोर हो गया, Q2 हो गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? दो कैपेसिटर हैं, दोनों की चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग, पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। अच्छा, आपको पता है कि कैसे तो कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, अक्रॉस कनेक्ट करेंगे ना, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, तो चार्ज तो सेम रहता है, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। हमको चार्ज का ट्रांसफर कराना है तो पैरेलल में हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दोनों का अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में दोनों को कनेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में अब देखिए दोनों का हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं। जब दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा तो पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, अक्रॉस कनेक्ट करूंगा। ध्यान समझिएगा, क्या करूंगा मैं, अक्रॉस कनेक्ट करूंगा। तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट, इसकी ये नेगेटिव प्लेट, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट, इसकी ये नेगेटिव प्लेट। और कब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, जैसे हमने कनेक्ट किया चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। और कब तक होगा, जब तक हुआ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो गया, V हो गया। पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, और इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा। समझ में आया? इसके क्रॉस भी वोल्टेज V हो गया, इसके क्रॉस भी वोल्टेज V हो गया, पर इसकी वजह से इस पर चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश हो गया, और इस पर वजह से Q चार्ज का ट्रांसफर हो गया, Q डैश हो गया। मान लो चार्ज इधर उधर गया तो चार्ज के में चेंज आया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, Q1 डैश और Q2 डैश। फिगर क्लियर है? आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है ना, फिर से देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहला जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू C1 है, उस पर हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ गया Q1। फिर हमने C2 कैपेसिटर लिया, उसको V2 वोल्टेज अप्लाई किया तो उसकी वजह से उस पर चार्ज आ गया Q2। हमारा ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट किया। तो जैसे ही क्रॉस कनेक्ट किया, चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ। जब तक ट्रांसफर तब तक हुआ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया, दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ गए। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया ना, कॉमन पोटेंशियल V हो गया। तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज में वैल्यू में कुछ चेंज हुआ, तो वो चार्ज की वैल्यू में जो चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू Q1 डैश और Q2 डैश हो गई। C1 कैपेसिटर की चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, Q1 डैश, और C2 की कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो गई, Q2 डैश। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो अब हमारे, आप ये बताइए कि अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी इसका CT कितना है, CT कितना है, C1 प्लस C2 है ना। देखिए इस फिगर का टोटल कैपेसिटर C1 प्लस C2 है, और टोटल पोटेंशियल VT क्या है, टोटल पोटेंशियल तो V हो गया। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्लियर। अच्छा, इनिशियल इस पर देखिए, इनिशियल इस पर कितना एनर्जी है, इनिशियल इस पर एनर्जी कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। इनिशियल इस पर एनर्जी कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इस पर एनर्जी कितना है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। तो अब इस पर जो चार्ज है, टोटल चार्ज तो Q1 QT, और QT कितना है, टोटल चार्ज QT कितना है, Q1 प्लस Q2 है ना। टोटल चार्ज कितना हो गया, दोनों को मिला के तो Q1 प्लस Q2 हो गया ना। टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 है, वो आपस में भले ट्रांसफर हुए हों। देखो एक चार्ज 6, एक था 4, टोटल 10। आफ्टर होने के बाद 8 और 2 हो गए, पर टोटल तो 10 ही रहा ना, टोटल तो 10 ही रहा, भले उसकी वैल्यू चेंज हो गई, वो 6 से 8 हो गए और एक 4 से 2 हो गया, ओवरऑल दोनों वैल्यू में 10 ही था। तो वही में टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही रहा, भले उसकी वैल्यू इंडिविजुअल की वैल्यू भले चेंज हो जाए, पर टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही रहा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, V इजिकल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या, यही हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, जो V हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, कहाँ से आया, VT इजिकल टू QT अपॉन CT हो गया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और QT क्या है, QT क्या है हमारा, QT है Q1 प्लस Q2, और CT क्या है, C1 प्लस C2। समझ में आया, समझ में आया, यहां तक क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखिए Q1 क्या है जी, Q1 क्या है, यहां से देखिए इस इनिशियल फर्स्ट स्टेप में देखिए Q1 क्या है, C1 V1, Q2 क्या है, C2 V2, उठा के वैल्यू रख दें तो कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, V हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो सेकेंड स्टेप आपको समझ में आया, सेकेंड स्टेप आपको समझ में आया, सेकेंड स्टेप समझ में आया। कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल लिया, तो टोटल एनर्जी स्टोर होगा दोनों को मिला के, जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा वो फाइनल एनर्जी क्या स्टोर होगा, फाइनल एनर्जी होगा हाफ C1, CV स्क्वायर होता है ना, तो इस बार C कैसा है, C1 प्लस C2 है ना, और टोटल पोटेंशियल क्या है, V है, तो फाइनल एनर्जी हमारी क्या हो गई, हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, C1 प्लस C2 टोटल वोल्टेज हो, टोटल कैपेसिटेंस हो गया ना, और टोटल वोल्टेज भी हो गया। तो दोनों को मिला के जो फाइनल एनर्जी आई वो कितनी आई, हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट करिए।
क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसी सेकंड स्टेप में आप समझिएगा, इसी सेकंड स्टेप में ही समझिएगा, सेकंड स्टेप पे ही चल रहा है अभी। देखिए इस ये जो Q1 डैश हो गया, फिर से मैंने बता रहा हूँ, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं एग्जांपल से समझ रहा हूँ। मान लीजिए इस पर 6 था, 6 कूलम चार्ज था, इस पर 4 कूलम चार्ज था, टोटल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2 10 था। जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो पहले वाले पर 8 हो गया, दूसरे वाले पर 2 हो गया, ओवरऑल तो 10 ही रहा, चार्ज तो टोटल 10 ही रहा, भले आपस में एक्सचेंज हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज वाला हुआ Q1 डैश, उसको क्या मैं C1V लिख दूंगा इस बार। सेकंड स्टेप की बात देखिएगा, कॉमन पोटेंशियल है ना दोनों का, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो दोनों कैपेसिटेंस के लिए सेम रहेगी। तो इस बार Q1 डैश क्या होगा? जब दोनों को अक्रॉस कनेक्ट कर दिए हैं उसके बाद का जो चार्ज है वो Q1 डैश है, और Q1 डैश क्या C1V होगा। क्लियरली? सिमिलरली Q2 डैश जो होगा वो C2V होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q1 डैश जो होगा वो C1V होगा। अब वो C1V1 नहीं रहा, अब वो C1V हो गया, और Q2 डैश हो गया। आप चार्ज Q1 से Q1 डैश हो गया और Q2 से Q2 डैश हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई? C1V और C2V। यहाँ तक क्लियर है? अब हम दोनों को क्या करें, इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए। क्लियर है? दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इजकल टू C1 अपॉन C2 होगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी चार्ज भी उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा। तो एक चीज हमको नई चीज़ सीखने में बोली, तो हम चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हैं ना आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इनिशियल एनर्जी क्लियर है? इनिशियल एनर्जी क्या है? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। यहाँ तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर है, इनिशियल एनर्जी क्लियर है, हाफ C1V1 स्क्वायर और हाफ C2V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या है? दोनों का टोटल कैपेसिटेंस ले लेंगे C1 प्लस C2, और टोटल पोटेंशियल तो कैपिटल V हो गया ना, कॉमन पोटेंशियल V हो गया, वो लेंगे तो अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप हम लोग निकालने जा रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो मैं मिटाऊं, चलिए। तो हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज समझ में आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमारी जो टोटल इनिशियल एनर्जी है वो कितनी है? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? और फाइनल एनर्जी हमारी क्या है? फाइनल एनर्जी है हमारी हाफ C1 प्लस C2V का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? दोनों चीज़ें क्लियर हैं। इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ C1V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों कैपेसिटेंस को मिला के। और फाइनल एनर्जी हमारी कितनी हो गई है? हाफ C1 प्लस C2V का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो एनर्जी दोनों, एक वाले ने एनर्जी दूसरे वाले को एनर्जी दिया होगा तो एनर्जी में क्या हुआ? लॉस हुआ हो। तो लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा? लॉस इन जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? U इनिशियल, टोटल वाली इनिशियल एनर्जी माइनस U फाइनल। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2V का स्क्वायर। ये लॉस इन एनर्जी जो समझ में आया, इसको क्या मैं डेल्टा U लिख सकता हूँ? डेल्टा U यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है डेल्टा U? लॉस इन एनर्जी समझ में आया? नोट करिए, लॉस इन एनर्जी समझ में आया? आज इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी जी? कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी? हमको पता है V कितना आया था? V हमारा आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या यही आया था V? कॉमन पोटेंशियल यही आया था। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे उठा के रख दे वैल्यू, तो देखिए क्या आ जाएगा? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ
C1 प्लस C2 V स्क्वायर की जगह पर क्या रख दूँ मैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अरे V की जगह पर हमने ये रख दिया, समझ में आया? अच्छा, अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, इधर देखिए ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया और ये C1 प्लस C2 से कट जाएगा तो नीचे केवल C1 प्लस C2 बच गया और ऊपर क्या बच गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए। चले इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट करिए। अब चलिए देखिए, क्या मैं डेल्टा यू लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 ऊपर कर लीजिए, इसका A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, हमने होल स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर हमने खोल दिया। चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से देख लीजिए। ये माइनस हाफ, ये C1 प्लस C2 नीचे हो जाएगा, क्लियर है? और इसको होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 आया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है? अब सब में से हाफ कॉमन ले लीजिए। जब सब में से हाफ आप कॉमन लोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इस C1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। यहाँ तक आएगा, नोट करिए। नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए देखिए, अब ये C1 V1 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर माइनस वाला कट गया, C2 V2 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर माइनस वाला कट गया। अब बचा क्या हमारा? हमारा बचा हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बच गया। क्लियर है? क्लियर है? ये बच गया हमारा। नोट करिए। चलिए, सब में से हमने C1 C2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया हमारा? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और बाहर कर लीजिए, तो हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2
आया यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉस इन एनर्जी आ गया हमारा फाइनली C1 C2, इसको मैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन C1 प्लस C2 2 आया। C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारी लॉस इन एनर्जी क्या आ गई फाइनली, तो लॉस इन एनर्जी हमारी क्या आ गई, हमारी लॉस इन एनर्जी का फार्मूला आ गया डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ लॉस इन एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। समझ में आया? क्लियर है? तो अब हम लोग इसके आगे, यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स का देखेंगे। तो आज चीज़ आप क्लियर हुई आज की कि हमने ये देखा कि एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर कैसे निकाला जाता है, और जब दो कैपेसिटर, एक अनचार्ज कैपेसिटर एक चार्ज कैपेसिटर को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और एनर्जी में लॉस कैसे होता है, उसका डेरिवेशन का फार्मूला कैसे होता है। फिर हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पर जब हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो चीज़ें समझ में आई। बहुत बड़ा डेरिवेशन था पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए डेरिवेशन कराना जरूरी था। ठीक है, क्लियर है? ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सर्वर मेथड भी बताऊंगा कि एनर्जी ऑफ लॉस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए।